देखिए, ग्रामीण परिवेश की जो क्लासेस चल रही थी आपके लिए प्रॉपर, वो क्लासेस को आपके लिए कंटिन्यू किया जा चुका है। फिर से कुछ दिन के लिए आपके बीच में पॉज आ गया था, लेकिन उसको फिर से शुरू किया जा चुका है आपके लिए। आपको पता है कि ग्रामीण परिवेश कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी रिसेंट में आपका यूपी लेखपाल का एग्जाम आने वाला है। 100 नंबर के पेपर में 25 नंबर का वेटेज ग्रामीण परिवेश से होता है। अच्छे अच्छों का ये सब्जेक्ट छक्का छुड़ाने वाला होता है। ऐसा सब्जेक्ट है जो अच्छे अच्छे लोगों का छक्का छुड़ा देता है। अगर आप सही जगह से नहीं पढ़ेंगे तो आप बहुत ही भटक जाएंगे। आपको करना ये है कि हमारे साथ जुड़े रहना है और एक-एक चीज़ को हमारे साथ करना है, ठीक है? पीडीएफ इसकी प्रॉपर आपको दी जाएगी और अब हम लोग आपको डिजिटली भी पढ़ाएँगे, ठीक है? नोट्स के साथ, पीडीएफ के साथ, ठीक है? तो कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण संस्थाएँ हैं भारत में, आपको पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि के ऊपर लगभग 48% जनता हमारी आज भी कृषि के ऊपर डिपेंड है। हमारा जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा भी कृषि के ऊपर डिपेंड करता है और भारत की जनता कृषि पर निर्भर है आज भी, ठीक है? तो हम लोग कृषि से संबंधित जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है ग्रामीण परिवेश ये सिलेबस ही, इसमें ग्राम के बारे में आपको पढ़ना ही होता है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली जो संस्था है उसका नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है? सीएसएपी इसका नाम है। पहले इसका नाम सीएसएपी नहीं था, इसका नाम एसीपी था। बाद में इसे चेंज करके सीएससीपी कर दिया गया, ठीक है? 1965 में इसका नाम एसीपी से सीएससीपी बना दिया गया, ठीक है? इस संस्था का बेसिकली काम क्या था? आपको पता है कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस एमएसपी, अभी मोदी सरकार इसके लिए बहुत हल्ला मचाई थी कि हम किसानों की आय का जो मिनिमम न्यूनतम आय जो होता है उसको बढ़ा देंगे। उस फिलहाल फिल्म में मतलब उसमें काम भी किया गया, लेकिन वो उतना नोटेबल नहीं है। तो जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है वो क्या करता है, इस संस्था का काम ही यही है। ये सिफारिश करता है केंद्र सरकार से कि आप क्या करिए, किसानों के लिए जो मिनिमम आय होती है उसको दीजिए, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कि जो चावल है आपका, ठीक, गेहूं है, चावल है, उसका प्रति कुंटल इसका दाम लगाया जाता है। तो ये एमएसपी जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, सीएससीपी, ये क्या करती है कि केंद्र सरकार से सिफारिश लगाती है कि इस वर्ष देखिए किसानों को इतना एवरेज कि इतना किसानों का खर्चा आया है, उसके हिसाब से प्रति हेक्टेयर आप 2,000 रुपए, 3,000 रुपए कुंटल जितना भी आ रहा है वो दे दीजिए। तो ये डिसाइड कौन करता है भारत में? तो सीएससीपी करता है। इसका पुराना नाम एसीपी था, बाद में इसे सीएससीपी कर दिया गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। दोनों नाम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कुछ इसके और भी अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है? 1964 में देखिए यहाँ पे लिखा है, 1964 में खाद्य मूल्य नीति समिति के अनुसार इसका गठन हुआ था, जो चाहती थी कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट बने जो किसानों की फसल की न्यूनतम मूल्य निर्धारित करे, यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस एमएसपी जिसे हम लोग कहते हैं उसको निर्धारित करें, ठीक? आपको यहाँ पे ये भी नोट करना है कि जो सीएससीपी है वो सरकार का एक अंग है। मतलब सरकार के ऊपर ये दबाव नहीं डाल सकता, सरकार के ऊपर सिफारिश, मतलब सरकार से ये सिफारिश लगा सकते हैं कि देखिए इस वर्ष इतना हुआ है, इस वित्तीय योग में इतना, मतलब हमें लगता है कि इतना किसानों को देना चाहिए, प्रति कुंटल के हिसाब से इतना दाम देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो उसमें ऊपर नीचे कर सकती है, उसमें वो गवर्नमेंट बाध्य नहीं है। और यहीं पे इसे बोला जाता है पॉलिटिकल लूप्स होल्स। यहीं पे सरकार क्या करती है कि जनता को ठगने का काम करती है। अब मान लीजिए कि समिति रिपोर्ट पेश किया, उसके हिसाब से 2,000 रुपए प्रति कुंटल आपको देना, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2,000 रुपए प्रति कुंटल आपको देना है, क्योंकि वो कैलकुलेट किए हैं। अब सरकार क्या करेगी, अपने आय को बचाने के लिए, राजकोष को बचाने के लिए बोले कि 2,000 नहीं, हम देंगे 1,800 रुपए, 200 रुपए अपने जेब में डाल। तो यही है पॉलिटिकल लूप्स और यही कुछ हमारे सिस्टम की खामियां हैं। इसका जो हेड क्वार्टर है सीएससीपी का, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस, आपको पता है जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उसके जो हेड क्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली और मुंबई में है। तो इसका जो है न्यू दिल्ली में ही है, ठीक है? तो इतना बहुत है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के लिए, ठीक है? ये पहला इंस्टीट्यूशन था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आता है। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके पीडीएफ के ऊपर चढ़े हैं। इसको हल्के में ना लीजिए आप लोग, प्लीज करके। अगर कुछ भी आपको लगता है कि इसमें बचा है तो आप कमेंट करके बताइए कि सर ये भी टॉपिक हम लोग आपसे पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद देखिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बफर स्टॉक, आप जानते होंगे प्रतिरोधक भंडार, ठीक है? तो हम आपको पता है कि हमारे देश में आपके आसपास कहीं ना कहीं बफर स्टॉक होगा, हर जिले में होता है बफर स्टॉक, होता है जिले में भी होता है, राज्य में भी होता है और देश लेवल पे भी होता है, ठीक है? जो बफर स्टॉक होते हैं वो होते क्या बेसिकली, बफर स्टॉक का मतलब ये होता है कि संकट के समय जैसे कि आप एक जगह देखेंगे जहाँ पे गेहूं, चावल और अन्य अनाजों को समाहित करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब संकट की स्थिति पैदा हो तो देश की सरकार उससे उभरने में कायम, क्योंकि देश की सरकार का काम क्या है, देश के लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, ठीक?
तो देश की जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर करेगी, क्या करेगी, बफर स्टॉक्स बनाएगी, प्रतिरोधक भंडार बनाएगी, वहां पे अनाजों को संग्रह किया जाएगा। और अनाज लिया कहाँ से जाएगा, किसानों से लिया जाएगा, एमएसपी पे उनसे लेके, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस पे उठा के, और सरकार अपने क्या करेगी, प्रतिरोधक भंडारों में उसे समाहित करके रखेगी, स्टोर करके रखेगी, ताकि संकट के समय में जो हमारे स्टॉक है उसको हम लोग लोगों तक पहुंचा सके, भूखमरी जैसी कोई भी समस्या न हो। आज़ादी के बाद से ही इसका मतलब, जब हम लोग 1947 में आज़ाद हुए थे तो माननीय जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनकी सरकार ने ही तुरंत फैसला लिया था और प्रतिरोधक भंडार को, बफर स्टॉक्स को भारत में बनाने के लिए अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, तो जो इसका अनुमति दिया गया था वो भंडारण निगम जो आगे है उसके तहत दिया गया था। ये तो बस आपको बताया गया है कि क्या होता है प्रतिरोधक भंडार, क्या होता है, संकट के समय में उभरने के लिए गेहूं और चावल के स्टॉक द्वारा सरकार द्वारा किया जाता है पूरे देश में। हाँ अच्छा, एक पॉइंट और, पूरे देश में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हर 3 महीने पे इसका रिव्यू किया जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बफर स्टॉक में है, माल पड़ा हुआ है, 1 साल तक सड़ गया, क्या हुआ, इसके लिए क्या किया जाता है, हर 3 महीने पर गवर्नमेंट क्या कराती है, उसका रिव्यू कराती है, फिर से उसको जाइए चेक करके आइए कि क्या मतलब उसमें माल है कि नहीं है, खत्म तो नहीं हो गया। हर 3 महीने पे उसका रिव्यू कराया जाता है ताकि देश में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया जाए। ठीक है, अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जो तीसरा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है उस पे, भंडारण निगम, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। आपने कई बार नाम सुना होगा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, क्या होता है ये, देखिए 1954 में क्या हुआ था, भारतीय ग्राम उधार एवं सर्वेक्षण समिति ने सजेस्ट किया कि पूरे देश में जो ऊपर जो भंडार आप सुन पढ़े थे अभी कुछ देर पहले, उसको सजेस्ट किया गया कि वो बने। ठीक है, अब ऐसा वो क्यों चाहते थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हमारे देश में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए, क्योंकि आज़ादी के पहले कई बार भूखमरी भी आई थी, आपको पता ही होगा। ठीक है, आज़ादी के पहले कई बार भूखमरी आई थी और भारत काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों से उभरा था आज़ादी के बाद, तो इसीलिए ऐसा फैसला लिया गया 1954 में। भारतीय ग्राम उधार एवं सर्वेक्षण समिति ने सजेस्ट किया कि पूरे देश में भंडारण बनने चाहिए। ठीक है, बफर स्टॉक्स को बनाया जाना चाहिए इसी समिति के तहत। ठीक है, समिति देखिए इंपॉर्टेंट, यही आपके एग्जाम में आएगा, भारतीय ग्राम उधार एवं सर्वेक्षण समिति, इसी के तहत। ठीक है, इस समिति ने क्या बताया कि हमारे जो भंडारण है, यानी कि जो बफर स्टॉक्स है, वो 3 लेवल के होने चाहिए। पहला, देश के लेवल पर जिसे केंद्र सरकार नियंत्रण में लेगी, उसका रिव्यू केंद्र सरकार करेगी, उसका डेटा केंद्र सरकार के पास रहेगा। राज्य सरकार, यानी कि हर स्टेट की जो गवर्नमेंट है उस लेवल पे, मतलब स्टेट के लेवल पर भी भंडारण का व्यवस्था किया जाए, बफर स्टॉक्स का निर्माण किया जाए। उसके बाद लास्ट में आता है आपका जिला लेवल पे, मतलब हर जिले में भी आपके बफर स्टॉक्स होंगे, और जो जिले का अधिकारी है, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार, अब जिला तो राज्य में ही है, तो राज्य सरकार भी इस पे ध्यान देगा और जिला के ऑफिशियल्स भी इस पे ध्यान देंगे। तो त्रिस्तरीय भंडार की मांग की गई भारतीय ग्राम उधार एवं सर्वेक्षण समिति के द्वारा, और उसे बाद में अपनाया भी गया। 1956 में राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं भंडार गृह बोर्ड बनाया गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 3 इंस्टीट्यूशन में लिखा हूं मैं, 1956, 1957 और 1965 में, ये तीनों क्या करते हैं, बफर स्टॉक को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये लोग इंश्योर कराते हैं कि जो बफर स्टॉक है उसमें माल है कि नहीं है। ठीक है, 1956 में देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, इसीलिए लिखा गया है, फालतू में नहीं लिखा गया है। 1956 में राष्ट्रीय सहकारी विकास और भंडारण गृह बोर्ड बनाया गया। ठीक, 1957 में केंद्रीय भंडारगार निगम बनाया गया। 1965 में भारतीय खाद्य निगम को बनवाया गया, और इन्हीं तीनों की मदद से बफर स्टॉक को मेंटेन किया जाता है, सही रूप से सुचालित किया जाता है। ठीक है, तो जितना चीज है इंपॉर्टेंट आप देख लीजिए। सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, देखिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग क्या करता है आपको पता ही है, मिनिमम एमएसपी सेट करता है, बाद में इसका नाम सीएसीपी पड़ा था, पहले इसका एसीपी था। ठीक, इसका हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली। उसके बाद प्रतिरोधक भंडार यानी बफर स्टॉक क्या होता है, ये बस आपको जानना था। ठीक, और इसका सजेशन किसने दिया, तो भंडारण निगम ने दिया, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन भंडारण निगम जो था उसने दिया, भारतीय ग्राम उधार एवं संरक्षण समिति के द्वारा सजेशन पे ही क्या बोलते हैं, बफर स्टॉक्स को बनाया गया। ठीक है, त्रिस्तरीय बफर स्टॉक का मॉडल था। ठीक, और ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आते हैं एग्जाम में। ठीक, अब देखिए सरकारी क्रय संग्रह, अब ये सरकारी क्रय संग्रह क्या होता है ये हमको जानना है। अब देखिए आप कभी कभी ये सोचते होंगे कि जो हमारे किसान भाई लोग हैं, या तो वो अपना माल बेचते हैं मार्केट में ले जाके, ओके, लेकिन वो कभी कभी सरकार को भी बेचते हैं। किस तरह से बेचते होंगे, क्या आपको कुछ पता है इसके बारे में? हम लोग यही जानेंगे कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है और स्वचालित रूप से इसमें एक्टिव भी रहता है। देखिए उसका नाम क्या है, सरकारी क्रय संग्रह। ठीक है, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा स्लाइड को नीचे लेने दीजिए। ठीक है, सरकारी क्रय संग्रह इस टॉपिक का नाम है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन का नाम है। इसमें क्या होता है
किसानों से अनाज खरीदा जाता है। मतलब कौन खरीदता है? सरकार खरीदती है, और इसमें दो तरह की नीतियां चलती हैं। अब सरकार खरीदती है तो आप खुद सोचिए, कभी कभी हमारे बाजार में महंगाई ज्यादा होती है, कभी महंगाई कम होती है। तो सरकार क्या सोचती है, क्योंकि सरकार को भी पूरे देश को चलाना है, इंश्योर करना है कि उनके उसका जो वित्तीय घाटा में ना जाए, ठीक है। वो क्या सोचते हैं कि जब मार्केट में कम प्राइस, मतलब कि अनुमान लगाते हैं कि अगर आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, अगर जो हमारा माल है यानी कि अनाज है, ठीक, खाद्य सामग्री जो है, अगर उनके दाम नहीं बढ़ेंगे या फिर अभी उनके दाम कम है, तो किसानों को बोलेंगे कि आप अपनी स्वेच्छा से हमें दे दीजिए, कुछ मूल्य डिसाइड होगा, और अगर किसानों का मन है तो वो चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक। लेकिन कई कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार देखती है कि अब देश संकट में जाने वाला है, आने वाले टाइम में हमें ज्यादा पैसा खर्च करना होगा अनाजों को खरीदने के लिए, क्योंकि सरकार को अपना वित्तीय समावेशन भी मेंटेन करना है। तो वो क्या करती है, वसूली की नियम चलाती है। लेवी का बहुत फेमस सिद्धांत है, आपको पता होगा कि जो हमारे चीनी उद्योग होते हैं उसमें लेवी लेवी की ही नीति चलती है। उसमें क्या होता है कि आप चाहे जितने भी बड़े प्रोड्यूसर हैं, चीनी मिल अगर आपके पास है, तो आपको अपने पूरे प्रोडक्शन का 10% भारतीय सरकार को देना ही होगा, ठीक, देना होगा, ठीक है। तो दो तरह की नीतियां चलती हैं, या तो किसान स्वेच्छा से देगा या तो फिर वसूली से देगा, और दोनों ही सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। सरकार के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कब स्वेच्छा की नीति अपनानी है और कब लेवी यानी कि वसूली की नीति अपनानी है। तो ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में आते रहता है कि कौन सी ऐसी दो नीतियां हैं, ठीक है। तो स्वेच्छा नीति और खास तौर से वसूली नीति यानी कि लेवी जिसे कहते हैं, उसका अन्य नाम भी पूछता है क्या होता है, तो लेवी की नीति, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक में इतना बहुत सफिशिएंट है। सरकारी क्रय संग्रह आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, कि अनाज खरीदने की जो नीति होती है सरकार की, उसको ये जो इंस्टीट्यूशन है वो इंश्योर कराता है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट जो टॉपिक है इसका, इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है, मतलब इसके बाद भी हम पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें आपको आगे और भी 3-5 और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। इसमें 5 इंस्टीट्यूशन करा रहे हैं आपको हम लोग, अगले वाले में 5 और कराएंगे। तो देखिए, हम आपके गांव में आपको पता होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है, इसका नाम आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है कि कम दामों पर जो किसान है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल का, जिनके पास कार्ड होता है, व्हाइट कार्ड होता है, येलो कार्ड भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि सरकार द्वारा जो गरीब लोग हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, अन्य जो खाद्यान्न प्रोडक्ट्स होते हैं उनको देकर, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। आपको पता होगा कि अपने इस वितरण कैसे करते हैं इसका, तो आपको पता होगा कि आपके गांव के आसपास कोई एक कोटा का आदमी होता है जिसके पास इसका सारा लेखा जोखा, वो क्या करता है कि जो माल होता है उसको देता है, सब कोई आता है वहां पे लाइन लगा के माल लेता है, ठीक है। 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। पीडीएस के 6 अंग होते हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि मिट्टी का तेल मिलता है, और जो सरकारी राशन गल्ले की सस्ती दुकान है ये, लेकिन और भी बहुत सारी चीज होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको जानना है। तो पीडीएस के अंग क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंग क्या है, राशन, या देखिए यहाँ पे या की जगह यहाँ लिख लिख दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करिएगा, कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं देंगे आपको इम्प्रूव करके। राशन या सस्ते गल्ले की दुकान, सरकारी उपभोक्ता भंडार, ये सब इसके पार्ट्स हैं। नियंत्रित उपभोक्ता भंडार, सुपरमार्केट्स कई बार चलाए जाते हैं जहां पे किसानों को और अन्य लोगों को सस्ते दामों में इक्विपमेंट्स मुहैया कराया जाता है। ये कभी कभी होते हैं, ठीक है, हमेशा नहीं होते हैं। नियंत्रित कपड़े की भी दुकान होती है। हालांकि आपने ऐसा देखा नहीं होगा कि कोई ऐसा सरकारी दुकान हो जो कपड़े का हो, बहुत कम देखा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ठीक है। और मिट्टी का तेल तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बाद में इसका नाम, अब तो इसका नाम चेंज होके आपको, मैं तो एकदम कंफर्म नहीं हूँ लेकिन मैंने जहां तक सुना है इसका नाम अब चेंज करके टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कर दिया गया है। इसमें पहले बहुत ज्यादा मतलब भ्रष्टाचार था, लेकिन अभी की जो गवर्नमेंट है, पिछले 10 साल से जो गवर्नमेंट है हमारे सत्ता में, वो इसको लेकर काफी सीरियस है, और इसमें जो चोरी की जा रही है उसको काफी कम कर दिया गया है। ऑनलाइन व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, माफ करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं, और इस वीडियो से भी हो सकता है आ जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगले पार्ट को देखना है, पूरा का पूरा देखना है, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए, ठीक है। नमस्कार।